वेलकम बैक। देखते हैं कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण। इसमें 2015-16 में 8.5 लाख करोड़ रुपए था। 2022-23 में इसे बढ़ा के 18.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये जो ऋण दिया गया है वो किसानों को सस्ते दर पे दिया गया है, सब्सिडाइज रेट पे। किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है 3 लाख तक जो है रहेगा तो वो 3% सरकार उसको उसकी ब्याज में सब्सिडी देती है। उसमें भी ये है कि आप अगर जमा करोगे टाइमली तब, और बाकी उससे ज़्यादा रहेगा तो जो 3 लाख तक देती है उसके बाद जो है आप दोगे। और बाकी और किसी यंत्रों आदि को लेंगे तो भी वो सस्ते रेट पे ही देती है। और साथ में पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए जो ब्याज दर दे रही है वो 4% ब्याज दर पर केसीसी के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, क्यों दिया जा रहा है ये? क्योंकि आप देखेंगे कि किसान उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को क्या करना पड़ेगा, कुछ विशेष इनपुट को कम करना है। लेकिन जब आप कोई चीज़ उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो कुछ न कुछ चीज़ें आपको लानी पड़ेगी, आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, सतत टेक्नोलॉजी ही लानी पड़ेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी तो लानी पड़ेगी। आपको पशुपालन करना पड़ेगा तो पशु तो खरीदना पड़ेगा ना, अच्छे नस्ल के पशु खरीदना पड़ेगा। तो फिर जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ पूंजी चाहिए। वो पूंजी कहाँ से मिलती है? उसके लिए पहले किसान क्या थे कि साहूकारों आदि पर निर्भर थे, जो उनका बहुत महंगे दर पे लेते थे और उत्पीड़न करते थे। तो सरकार ने संस्थागत ऋण के दायरे को बढ़ाया, 8.5 लाख करोड़ से 18.5 लाख करोड़ ऋण दिया। अब ये ऋण है किसानों का जाता है, तो ये किसानों के पास जाता है। चूँकि ये एक डायरेक्टेड ऋण होता है, जिस चीज़ के लिए जा रहा है उसी के लिए, यानी कृषि के लिए जा रहा है तो कृषि के क्षेत्र में ही उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि किसानों की कृषि की उत्पादकता उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, उत्पादकता बढ़ जाती है उनको। चूँकि ये ऋण जो है बैंकों के थ्रू होता है तो बैंक उसमें जिन क्षेत्रों के लिए लिया जाता है, जिन खेत के लिए लिया जाता है फसलों के लिए, वो इंश्योर्ड भी होते हैं वो फसलें, उसका हिस्सा बैंक लेती है, सरकार भी देती है। ठीक है, तो आपदा के समय, प्राकृतिक संकट के समय उनको उससे भी सुरक्षा मिल जाता है। कुल मिला के ये किसानों की आय को बढ़ाने का ही काम करती है। जब किसान इन्वेस्ट करेगा तो इन्वेस्टमेंट का लाभ हो सकता तुरंत आ जाए, हो सकता है 1-2 साल बाद आए, लेकिन वो किसानों की आय में वृद्धि के रूप में ही, उत्पादन में के वृद्धि में के रूप में ही दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह से एक पहलू था ना कि किसानों की उसकी लागत का उचित मूल्य मिले। उसके लिए क्या है, सरकार ने क्या किया, एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये वो सेफ्टी नेट, वो सेफ्टी जाल, जैसे आप सर्कस में देखते होंगे ना, कोई खिलाड़ी या उस पर कर रहा होता तो नीचे एक जाल बिछा देता है कि अगर उस पर गिरे तो उसके नीचे न जाए, यानी उसको चोट लगने से या दुर्घटना होने से बच जाए। उसी तरह से किसान के लिए भी एक सेफ्टी नेट बिछाया जाता है कि अगर आप उत्पादन कर रहे हो और आपका उत्पादन अगर कोई नहीं खरीदते तो किसान क्या करेगा, उसकी फसल तो बर्बाद हो जाएगी, या तो वो औने पौने दाम पे बेचेगा। इसके लिए सरकार एक व्यवस्था की रहती है, पहले से ही चली आ रही है एमएसपी की, कि हम इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना तय है, इतने पर हम आपसे खरीदेंगे। अब ये चीज़ें होने से क्या होता है, अगर सरकार सरकारी खरीद भी करती है, उसको अपने बफर स्टॉक के लिए भी भरने की ज़रूरत होती है। उससे क्या होता है कि सरकार की उपस्थिति से निजी क्षेत्र को भी मजबूरन बेहतर दर किसानों को देना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो किसान सरकार को बेच देगा। ठीक है, तो इससे किसानों की जो उपज की कीमत होती है वो लाभप्रद बनी रहती है। इसको और लाभप्रद बनाने के लिए किसान आयोग ने कहा था कि किसानों की जो लागत आ रही है उसको 150%, मतलब उसमें 50% वृद्धि, यानी लाभ जोड़ के देना चाहिए। सरकार ने इसे 2018-19 से जो है अखिल भारतीय औसत पर 50% की वापसी के साथ रिटर्न देने लगा है। तो यानी जब अब जो भी एमएसपी तय हो रही है वो लागत के 50%। ठीक है, अब उसमें इकॉनमी में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लागत शामिल किया गया है। ठीक है, तो उसमें किसान के जो खेत का किराया है उसको छोड़ के बाकी चीज़ों को लागत जोड़ के 50% से ज़्यादा, जितने भी एमएसपी आप देखेंगे वो सब 50% से ज़्यादा ही हैं, 50% से कम कोई नहीं है। ठीक है, ज़्यादा हो सकता है, कम से कम 50% सरकार 18-19 से देने लगा है। ठीक है,
उसी तरह से अब आप देखिए कि इनपुट कास्ट कम करना है तो भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात शुरू की गई है। 1516 से परंपरागत कृषि विकास योजना लाई शुरू की गई थी। इसमें 32,384 क्लस्टर गठित किए गए थे, 6.5 लाख हेक्टेयर आदि, और इतने लाख किसान आदि लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, नमामि गंगे के तहत भी दिया, यानी जो वहाँ पे चीज़ें कही गई थी उसके उदाहरण और यहाँ पे सरकार ने प्रयास किया है। प्रति बूंद अधिक फसल 2005-6 में जब किसान आयोग आया था उसने कहा था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो भूमिगत जल है, अभी आंकड़े आए थे, चूँकि समय अभाव के कारण मैं यहाँ पे नहीं ले पाया उस न्यूज़ को, उसमें आपके पास होगा डेली न्यूज़ वाले में। उसमें ये है कि भारत में जल संकट, भूमिगत जल जो है या जो भी जल की उपलब्धता है वो बहुत कम है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होता है। पानी बगैर सब सून है ना, पानी अगर ख़त्म है तो सब कुछ ख़त्म है, ये कहा जाता है ना। तो इसलिए पर ड्रॉप यानी एक बूंद से ज़्यादा फसल, यानी कि पानी की बर्बादी को रोका जाता है। इसके लिए प्रति बूंद अधिक फसल योजना वर्ष 2015-16 से लागू किया गया था, जिसके तहत माइक्रो इरिगेशन यानी फ्लड इरिगेशन एक होता है ना, नाली खोल दो पानी बह जाए, उसमें भी लोग अवैज्ञानिक तरीके से अगर काउंटर पद्धति आदि यानी जो है पानी की एक ऊंचाई के आधार पे करके करे तो उसमें कम पानी लगे, लेकिन लोग किसान ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सूक्ष्म माइक्रो इरिगेशन सिस्टम यानी जो स्प्रिंकल है या टपकन विधि है आदि किया जा रहा है। ठीक है, इससे न केवल पानी की बचत हो रही है, आपको आश्चर्य होगा इससे किसानों की उपज भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये अध्ययन देखा गया है कि अगर पानी का, हवा का, कई लोगों को लगता है कि फसलें पानी से होती है, कुछ फसलों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर फसलें वाष्पा से होती हैं, यानी पानी जो वाष्प होता है और जो भाप, उससे फसलों को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो जब हम माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप या स्प्रिंकल सिंचाई का प्रयोग करते हैं तो उन्हीं फसलों की उत्पादकता बढ़ जाती है फ्लड इरिगेशन के द्वारा। या फ्लड इरिगेशन ही कर रहे हैं तो काउंटर पद्धति यानी जो मेड़ी बना के, यानी कि एक ऊंचाई में एक तरह की फसलें करते हैं, तो ये उत्पादकता जब देखी गई तो 20 से 30% ज़्यादा देखी गई, यानी फसलों का कम से कम नुकसान पानी के आधार पे होता है, उत्पादकता बढ़ती है और पानी भी बढ़ता है, मतलब पानी की भी बचत होती है। ठीक है, तो इसे लागू किया गया था। अब तक वर्ष 2015 से इसे लागू किया गया है, 69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसे कवर कर लिया गया है। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसके अतिरिक्त क्या है, किसान उत्पादक संगठन को प्रोत्साहन। देखिए हमारे यहाँ छोटे जोत हैं, किसान संगठित नहीं है, छोटे छोटे जोत हैं, उनको अगर कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगानी है या कुछ भी करना है तो वो उतने सक्षम नहीं हैं, या कोई महंगे फसल ही लगाना है उसके लिए कोई जैसे रीपर मशीन है, बहुत महंगी मशीन है, एक किसान शायद सक्षम नहीं हो। फिर सरकार ने कहा कि एक किसान जो है उत्पादक संगठन, किसी एक फसल को उसका अपना एक संगठन बना ले, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, वो मिलके आपस में संसाधनों का बंटवारा करें और आपस में ही एक जो है कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हो जाएं, जो अपने ही किसानों से खरीदें और अपने समूह के किसानों से खरीद के वो बेचें। तो जब समूह में संघ, कहते हैं ना समूह में शक्ति होती है, वो कबूतर और बहेलिया वाला उदाहरण कि सभी कबूतर लेके जाल लेके उड़ गए, तो जितने किसान इस संघों से जुड़ते जाएंगे, जितने एफपीओस फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जुड़ते जाएंगे, उतना ही किसान सशक्त होते जाएंगे, उतना उनकी बार्गेनिंग पावर मार्केट में बढ़ती जाएगी। आपको विश्वास होगा कई सारे एफपीओस तो सीधे निर्यात करने लगे हैं, सीधे निर्यात करने लगे हैं, वैश्विक आधार पे जहां ज़्यादा पैसे की व्यवस्था हो रही है वो करने लगे हैं। ठीक है, उन्होंने शीतलन आदि, कूलिंग आदि पॉइंट कर लिया है और जो तकनीकी या जो फसलों के लिए जो गुणवत्ता मानक है उसके आधार पे अपने सहयोगी सदस्यों को उन्होंने कह के बड़ी तेज़ी से किसानों के लिए अच्छा, इसने किसानों की आय कई केसेस में अगर आप देखेंगे तो 2 गुना छोड़िए, साल 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा ही 10 गुना से ज़्यादा, 10 गुना 20 गुना से ज़्यादा होने लगी है। अभी जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, किसान धान गेहूं की खेती करता है, 1 एकड़ में बहुत अच्छी खेती करेगा, 1 एकड़ में एक जो एवरेज है वो ये होगा कि उसका 20 कुंटल धान हो जाएगा और 15 कुंटल गेहूं। अगर बहुत अच्छा खेती करा तो एक एवरेज
इक्का दुक्का ज़्यादा हो सकता है। अब 20 कुंटल धान, बहुत अच्छा बासमती ही बो दो, तो भी अगर वो इस समय तो रेट अच्छा है, फिर भी अगर हम मान लिया 2,500 के आसपास रेट है तो 50,000 वो हो गया, और 15 कुंटल धान गेहूँ 2,000 रुपये, 2,100 रुपये कुंटल, यानी 80,000। 30 से 40,000 रुपये खर्चा काट ले तो 40,000 रुपये प्रति एकड़ मैक्सिमम बचा सकता है किसान धान गेहूँ से। ठीक है। अब छोटा किसान है, 2 एकड़ का किसान है, 2.5 एकड़ का किसान है, ज़्यादातर तो 2.5 एकड़ वाले ही है, 2.5 एकड़ का किसान है, उसने धान गेहूं की खेती की, 1 लाख रुपए बचा लिए, बहुत मेहनत किया। ठीक है, 1 लाख बचाया तो उसका जो औसत देख रहे हैं ना 10,000 रुपये प्रति परिवार आया था, उससे भी कम हो गया अगर उसको 2.5 एकड़ की ही खेती करनी है तो। यानी वो अपनी जीविका को भी नहीं, जो किसानों की औसत आय है उसके नीचे की आय है उसकी। और अगर वही किसान, मैं कह रहा हूँ कि सारा ये खेती नहीं, उन्हीं किसानों ने जब बागवानी खेती की, जैसे कुछ किसानों ने केले की खेती की, अब 1 एकड़ के केले में, 1 एकड़ में केले में प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए के आधार पे 2 लाख 2.5 लाख रुपए जो है उसमें उपज हो जाती है, उसकी उतनी बिक्री हो जाती है। और 2 एकड़ का है तो 5 लाख, और मान लिया 1 से 2 लाख अगर खर्चा भी हो गया, 1-1.5 लाख अगर खर्चा भी हो गया, तो भी 3-3.5 लाख रुपए किसान को बच जाता है। और ये एवरेज से बहुत अच्छा है। यानी जहां 10,000 रुपये पर महीना भी बचना मुश्किल हो रहा था, आज किसान 30,000 40,000 रुपये बचा रहा है। ठीक है, तो और बहुत अच्छी खेती हो गई तो ये 4 लाख रुपए, अगर रेट अच्छा मिल गया, सब कुछ अच्छा हुआ, तो ये 4 से 5 लाख, मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ भी किसान बचा सकता है। केले की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं। ठीक है, उसमें रिस्क है, उसमें रिस्क है, इसीलिए उस रिस्क को कम करने की कई सारे एफपीओज होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं, वो एक तरह से कोऑपरेटिव खेती के रूप में करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बिजनेस मॉडल है। ठीक है, इसमें किसान के पास अधिकार रहते हैं अपने फसल का, अपना सब कुछ का। ठीक है, तो इसे लागू किया गया है केंद्रीय क्षेत्र की, इसमें 10,000 बनाना है 27-28 तक। ठीक है, 27-28 तक 10,000 एफपीओ बनाना है। अब देखिए, ठीक है, कृषि का यंत्रीकरण, ये भी आसान है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कराना, राष्ट्रीय कृषि मंडी, किसानों को उपज का सही मूल्य मिले, एफपीओ है ही है, एमएसपी तो है ही है, लेकिन सरकार ने के लिए क्या था कि कृषि उपज मंडी, हो सकता है कि आपके फसल का यहाँ पे आपके लोकल मंडी में दाम कम हो, लेकिन किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे मंडी में बहुत ज़्यादा दाम हो, तो ऐसे में क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि किस मंडी में क्या रेट है। तो ऐसे में अगर मान लिया कोई ग्राहक है, उसको अपनी मंडी में ज़्यादा रेट मिल रहा है और किसी और मंडी में कम रेट पे मिल रहा है, तो वो ग्राहक क्या करेगा, कम मंडी की तरफ आएगा, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि क्या रेट है। इसलिए सरकार ने ई मंडी नाम की योजना 2016 में शुरू की गई थी। ये इंटरनेट मंडी है, जिसमें सरकारी जो मंडियां हैं वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी होती हैं, जिसमें भारत के जो है किसान उससे जानकारी ले सकते हैं कि किस मंडी में क्या रेट चल रहा है। तो जिधर रेट कम होगा उधर डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ भी रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे किसानों को बेहतर आय मिलने की उम्मीद होती है। ठीक है, 2016 में लाया था, ये है, सब चीज़ें हैं, देख लीजिएगा कि कितनी मंडियाँ जुड़ी गई हैं। ठीक है, यानी 1,74,000 करोड़ से, देखिए 31 अक्टूबर 2022 तक ई नाम पोर्टल पे 1,74,000 करोड़ से ज़्यादा किसान और 2,36,000 लाख व्यापारियों को पंजीकृत किया गया है। ठीक है, 5 दिसंबर 2022 तक 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 1260 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म पे एकीकृत किया गया है। यानी कि उस प्लेटफॉर्म पे जाके कोई व्यापारी 1260 मंडियों के दाम को कंपैरेटिवली तुलना कर सकता है, और किसान भी तुलना कर सकता है। तो उसको जहां ज्यादा समझ में आएगा वो वहां पे उस मंडी के अपने आसपास की मंडी में बेचना चाहेगा। ऑफ कोर्स उसमें परिवहन कास्ट आएगी, उसमें और सारी चीजें आएंगी, उसको जोड़ के ही किसान जो है करता है। अभी क्या होता था, ये मंडी का जो सिस्टम था ना, उसमें बिचौलिए हावी थे, व्यापारी बिचौलिए, उनको लगता था कि यहाँ पे 10 रुपये किलो कोई चीज़ है और 400 किलोमीटर दूर जो है 20 रुपये 30 रुपये किलो है। तो क्या करते थे, उनके अपने संपर्क थे, उनसे वो जान लेते थे, यहाँ पे चीज़ें उठाते थे, ले जाके वहाँ बेच देते थे। फ़ायदा हुआ
व्यापारियों का, बिचौलियों का। वो व्यापारी भी नहीं है, क्योंकि वो उसका फिर उपभोग नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ से ले जाके वहाँ बेच दे रहे हैं। वो जो किसानों की आय है ना, भाव का अंतर, उससे वो अपना जीवन चला रहे हैं, वो उनका व्यवसाय है। इसको रोकने के लिए ये कृषि मंडी बहुत बेहतर विकल्प है। ठीक है। इसी तरह से कृषि और संरचना कोष, किसानों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए गए उसमें उसके लिए है। लॉजिस्टिक सुधार कि कृषि उपज तेजी से आया जा सके, उसके लिए किसान रेल शुरू की गई है, इसमें दूध आदि, फल आदि सब्जियों के ढोने के लिए है। ठीक है। कृषि और संबंध क्षेत्र में स्टार्टअप इकोसिस्टम, यानी निजी क्षेत्र को भी लाया जाए, इसलिए स्टार्टअप लाए गए ताकि वो क्या करें, जैसे 10-20 रुपए किलो की गेहूँ जब आटा में बदलता है तो 40-50 हो जा रहा है, और जब वो पाव रोटी में बदलता है तो उसकी कीमत किलो में देखेंगे तो और ज़्यादा हो जाता है। और जब उसका और प्रोसेसिंग होता है तो वो मैकडॉनल्ड में जाके जब बर्गर बनता है तो उसकी कीमत आप समझ ही सकते हैं, या पिज्ज़ा जाके बनता है, पिज्ज़ा के उस पर जब पिज्ज़ा बन जाता है तो उसकी क्या कीमत होती है। कुल मिला के वर्तमान अर्थव्यवस्था, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, उसमें जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता जाएगा, उसकी दाम, उसकी कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो किसानों को भी अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम पीछे के उसमें देखेंगे बहुत सारा कि सरकार ने निर्यात के लिए और साथ में बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाना शुरू किया है, कि किसानों के प्रोसेस्ड फल, जैसे आप कोई फल बेच रहे हैं, केला बेच रहे हैं, केला की लाइफ क्या है, या अमरूद बेच रहे हैं, 10 दिन 15 दिन खराब हो जाएगा, लेकिन उसी अमरूद का जैम जेली बना लीजिए, सालों चलता रहेगा। ठीक है। और दाम भी ज़्यादा मिलेगा। टमाटर है बेच रहे हैं, उसका केचप बना लीजिए। मटर है, हरी मटर है, सब्जी के रूप में होगा, उसको फ्रोजन कर लीजिए आपकी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, किसानों की आय को बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा किसान वैल्यू एडिशन करने लगेगा, उतना ज़्यादा वो अपने सामान को तेज़ी से, जैसे दूध है, दूध आप उत्पादन किए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीजर भी रखेंगे, 2 दिन 4 दिन में ख़राब हो जाएगा। और दूध का मक्खन का घी बना लीजिए, पनीर बना लीजिए, छाछ बना लीजिए, दही बना लीजिए, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अब जब आपके पास ड्यूरेशन बढ़ गया तो आपके पास बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब आपका सामान इतनी जल्दी नहीं ख़राब होना है। घी आपका पड़ा हुआ है, चलो भाई नहीं देंगे, अभी हमें ज़रूरत हो तो देंगे, नहीं भाई हम नहीं देंगे, हम इतने नहीं इतने में देंगे। ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रोसेस करते जाएंगे, आपकी चीज़ें उतनी ज़्यादा वैल्यूबल होती जाएंगी, आपके पास बार्गेनिंग पावर उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है। तभी तो आय बढ़ेगी। ठीक है। अब निर्यात आदि का लेकर ये सारे चीज़ें जो है ना, ये वाला टॉपिक था कृषि क्षेत्रों में, जो ये आपका जो पेपर 3 है, उसका जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र है ना, उसमें जो सारे उदाहरण चाहिए वो इसी एक यूनिट से, एक न्यूज़ वाले जो पोर्शन से ही आपका काम मेंस के लिए हो जाएगा, ज़्यादातर प्री के लिए हो जाएगा। आने वाले प्री में जो अब बजट में होगा या जो इकोनॉमिक सर्वे में होगा, उसमें से ज़्यादातर यही डेटा होंगे या कुछ नया होगा यही योजनाएं चल रही हैं जो किसानों के आय को दुगना कर रही है। उसमें उत्पादन भी बढ़ा रही है, बीमा भी है, अवसंरचना भी है, निर्यात भी है, मंडी भी है, सब किसानों के विकास। किसानों में किसान प्लस कृषि, किसानों से यहाँ समझने वाली बात है। जैसा कि स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन, इनका आयोग बना था 2006 में, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा था कि कृषि पर तो बहुत बल दे दिया गया, कृषि पे सरकार बल देती है तो इससे क्या होगा, उत्पादन होगा। यानी अभी तक जो बल था क्या सरकारों का, कृषि पर बल हुआ तो उत्पादन। इसमें गेहूं का कुंटल बढ़ जाए, प्रति कुंटल यील्ड बढ़ जाए, धान बढ़ जाए, चावल बढ़ जाए, दलहन बढ़ जाए, तिलहन बढ़ जाए। अरे भाई जो उत्पादन कर रहा है उसका क्या? तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा, अगर देखा जाए तो भारत के सबसे सम्मानीय कृषि वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि अब हमारा बल किस पे होना चाहिए, किसान पे होना चाहिए।
किसान अगर खुशहाल हुआ तो उत्पादन तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ये सारी योजनाएं होलिस्टिक हैं, इस पे उत्पादन से लेके किसानों की आय बढ़ाने में, इसलिए कहा यह सरकार ने कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, हम उत्पादन दुगना करेंगे नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? किसानों की आय दुगना करना। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो सारी योजनाएं इसमें चल रही हैं। अब इसमें कहां तक सफल मिला, असफल हुए, असफल हुए, वो अलग इशू है। लेकिन ओवरऑल आपको इंडियन एग्रीकल्चर के जो आपका इकोनॉमी वाला टॉपिक है उसके लिए एक व्यू मिल गया, एक उसको कह सकते हैं प्रीव्यू मिल गया। ठीक है, तो इसलिए इसको डिटेल से पढ़िएगा आप लोग बहुत ध्यान से कि हमारा बल क्या है। अब अगर हम आप लोग इकोनॉमी में भी पढ़ रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, हमारा बल कृषि से किसान की तरफ शिफ्ट हो गया है, उत्पादन से उत्पादक की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उत्पादन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उत्पादन के भाई किसान कुछ उत्पादन करेगा तभी तो उसको लाभ मिलेगा, तो हमें उत्पादन पे तो ध्यान देना ही है, हमें उत्पादक पर भी ध्यान देना है। और साथ ही साथ चूंकि हम सतत विकास को अपनाए हैं, इसलिए सिर्फ उत्पादक और उत्पादन ही नहीं, जो तंत्र उसमें योगदान कर रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट में हम मिट्टी, हवा, पानी इसको लेते हैं, इन सारे पहलुओं को भी हम संरक्षित या बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। हमारा बल क्या हो गया? सतत कृषि और किसान का विकास। ठीक है, अब ये न्यूज़ है, हर महीने आता है, हर महीने बताता हूँ, इस बार भी बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। देखिए विदेश व्यापार में क्या होगा? वस्तु और सेवाओं का व्यापार। वस्तु सेवा वो जो सर्विस है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, बीपीओ है, हमारे डॉक्टर इंजीनियर जाके कहीं और काम कर रहे हैं, वहाँ से कोई हम काम कर रहे हैं, वो सर्विस सेक्टर है। उसके अतिरिक्त जो दृश्य चीज़ें हैं उनका जो व्यापार होता है वो वस्तु या मर्चेंटाइज बोलते हैं, मर्चेंटाइज एंड सर्विस सेक्टर, दो चीज़ों का व्यापार होता है। इन्हीं को मिला के विदेश व्यापार कहते हैं। ठीक है, भारत कुछ चीज़ें, एक देश कुछ चीज़ें विदेशों को भेजती है, वहाँ से कुछ चीज़ें लेती है, जाहिर सी बात है, ऐसे ही होता है। ठीक है, जो बाहर को हम भेजते हैं वो निर्यात हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, जो हम मंगाते हैं वो आयात होता है, इंपोर्ट होता है। हर देश ये चाहता है कि हमारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएं ताकि वहाँ से विदेशी मुद्रा आए और हमें कम से कम चीज़ें मंगाना पड़ा, यानी कम से कम हमारी मुद्रा बाहर जाए। ठीक है, लेकिन हमारे चाहने से नहीं होता है। हम इसको अगर नेचुरल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ खपत से ही कुछ चीज़ें कम होती हैं, दूसरे हम वही चीज़ें उत्पादन कर रहे होते हैं जो और जगह उत्पादन कर रहे होते हैं, या हम जो उत्पादन कर रहे होते हैं महंगे दाम पे होते हैं, तो कोई क्यों ले खरीदेगा। ठीक है, तो वो डिटेल में जब निर्यात आयात देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा है कि आंकड़े देखते हैं कि हमारा वस्तु और सेवाओं का निर्यात कितना हुआ इस महीने, और पिछले महीने के आधार पे, पिछले साल के उसी महीने के आधार पे तुलना करते हैं। उसी तरह से वस्तु और सेवाओं का आयात इस महीने कितना हुआ, यानी जो नवंबर का है तो नवंबर में देखेंगे, और पिछले नवंबर यानी नवंबर 2021 से तुलना करके देखेंगे कि उसमें क्या था। फिर हम एक क्यूमुलेटिव देखते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से चलता है कि अप्रैल से अभी तक कितना निर्यात किए, कितना आयात किए, और निर्यात आयात का जो घाटा होता है वो व्यापार घाटा होता है। ठीक है, तो हम व्यापार घाटा भी देखेंगे। हमें देखना चाहिए कि सेवाओं में कितना निर्यात हुआ, सेवाओं में कितना आयात हुआ, सेवाओं में कितना व्यापार घाटा हुआ। इसी तरह से वस्तुओं में कितना आयात हुआ, वस्तुओं में कितना निर्यात हुआ, वस्तुओं में कितना घाटा हुआ, सबको मिला के देखते हैं तो हमें पता चलता है ओवरऑल कितना हुआ। विदेश व्यापार में नवंबर 2022 में 58.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र निर्यात टोटल, यानी वस्तु सेवा के साथ एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया, प्रभावशाली प्रदर्शन। और पिछले वर्ष की समान अवधि, यानी कि नवंबर, समान अवधि मतलब नवंबर 2021 के निर्यात में 10.97% की वृद्धि हुई है। ठीक है, पिछले माह नहीं, अक्टूबर 2022 से नहीं, नवंबर 2021 की अपेक्षा 10.97% की वृद्धि हुई है। ठीक है, उसी तरह से आयात 69.33 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ है, और पिछले वही नवंबर 2021 की तुलना में
5.60% की सकारात्मक वृद्धि, यानी निर्यात भी बढ़ा है, आयात भी बढ़ा है पिछले नवंबर की अपेक्षा। ठीक है, इसी तरह से अप्रैल नवंबर के बीच में भी दिख रहा है। तो कुल मिला के ये आप इसमें ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें हैं जो अभी मैं बता दिया। निर्यात देख लीजिएगा, आयात देख लीजिएगा, वस्तुओं का आयात देख लीजिएगा, सेवाओं का निर्यात देख लीजिएगा, हर महीने चलता है। इसको अगर देखना हो देखिएगा, नहीं तो इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा उसमें पूरा एक साल का डेटा रहेगा। ठीक है, और वहीं हमारे काम की ज़्यादा चीज़ें हैं। ये तो दिखाई देता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है। ठीक है, दुनिया में क्या हो रहा है, रनिंग ऑर्डर में चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, देश में नवीकरणीय ऊर्जा का रोड मैप तैयार। देखिए, ऊर्जा एक अवसंरचना का हिस्सा है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था का पहिया नहीं चल सकता है। लेकिन अभी तक जो है हम ऊर्जा के उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधनों, खासतौर से कोयला पर आधारित थे। कोयला और ज़्यादातर जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस बहुत तेज़ी से निकलती हैं, जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण होती हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वो एक चीज़ें होती हैं कि एक आवरण जैसा, जैसे एक शीशे के घर में आप रहो तो उसको बंद रखोगे तो थोड़ा देर बाद जब खोलोगे तो बाहर की अपेक्षा अंदर का तापमान गर्म समझ में आता है। उसके पीछे एक सिंपल सा फिजिक्स का नियम है, वो ये है कि जब ऊपर से, ये मान लीजिए धरती का वायुमंडल है और ये धरती है, यहाँ से कोई किरणें आती हैं तो शॉर्ट वेव में आती हैं, यानी कि उसकी जो है उसका वेवलेंथ कम होता है, तो वो इसको पिनेट्रेट करके इसको पार करके धरती पे आ जाती हैं और यहाँ पे कुछ ऊर्जा इसका अवशोषित हो जाता है, बाकी ऊर्जा रेडिएट कर दिया जाता है। और जब ये रेडिएट करके वापस जाती हैं तो ये दीर्घ तरंग लॉन्ग वेव के रूप में हो जाती हैं, यानी उनका तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है, जिसके कारण इस आवरण को वो क्रॉस नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह से ये जो है धरती में के तापमान को बढ़ाने का कार्य करती हैं। ठीक है, अगर वायुमंडल न रहे तो जितने आए उसमें से अधिकांश चले जाएं और ये दिन में तो आग का गोला हो जाए और रात में बर्फ यहाँ पड़ने लगे, यानी इतना टेम्परेचर डिफरेंस हो जाए। लेकिन वायुमंडल पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है। उसमें देखा गया कि कई सारे चीज़ों का प्रभाव रहा। कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण, जो जीवाश्म ईंधनों के दहन के कारण अध्ययन में ये पाया गया कि इनका जो है पृथ्वी का औसत तापमान है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जब से औद्योगिकरण शुरू हुआ है पश्चिम में, यूरोप में, तब से लेके यानी 1800 के आसपास शताब्दी से लेके अभी तक देखा गया और 2022 तक 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है। प्रोटोकॉल हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट आदि हुआ है और ये कहा गया है कि हम 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान नहीं बढ़ने दे सकते हैं। अगर उसमें भी नुकसान है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बढ़ा तो कहीं ना कहीं समुद्र में के जल में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे बर्फ़ जो है आइस कैप के रूप में पोलर आदि पर हैं या बड़े जो ग्लेशियर के रूप में पर्वतों आदि पर हैं, हिमालय आदि पर्वतों पर, रॉकी एंडीज आदि पर्वतों पर, वो पिघल के समुद्र में जो है क्या करेंगे, जल में मिल जाएंगे और उसका जो है जल स्तर बढ़ा देंगे, जिससे जो निचले स्तर पर रहने वाले आबादी है उनके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ये तो रही इसकी समस्या। इसको दूर करने के लिए ये तय किया गया है कि भारत ने कहा कि हम 2070 तक नेट जीरो लाएंगे। नेट जीरो मतलब या तो हम नवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, या तो जो हम जितना हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करेंगे उतना हम अवशोषित करने की भी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, उसके लिए ये देखा गया कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया और लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। नवीकरणीय ऊर्जा में ऐसी ऊर्जा जो समाप्त नहीं हो। अब समाप्त नहीं होने वाली कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा, सूरज जब तक है तब तक चलेगा। ठीक है, पवन ऊर्जा, हवा चलती ही रहती है। जल ऊर्जा, भाई जल ऊपर से नीचे आया
पवन चक्की जल चक्की चली, टरबाइन चला, ऊर्जा बना, तो जल खत्म तो हुआ नहीं, जल तो चल ही रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनको हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। देखिए, जो नाभिकीय ऊर्जा होता है वो स्वच्छ ऊर्जा तो है, लेकिन वो नवीकरणीय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी खत्म हो सकता है। जो फिजाइल मटेरियल, यूरेनियम आदि है, वो आज नहीं तो कल खत्म हो सकते हैं, इसलिए उसको रिन्यूएबल एनर्जी नहीं कहेंगे। स्वच्छ ऊर्जा तो है, ग्रीन एनर्जी है, बट नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इसको क्लियर कट हुई गया। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में मोटे तौर पे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जो वाटर एनर्जी जिसे बोलते हैं, पन विद्युत योजनाएं जो चल रही होती हैं, सागर की लहरों के आधार पे चल रही होती हैं ऊर्जाएं, ठीक है। इसमें दो मेन है, सौर और पवन ऊर्जा, और विद्युत, छोटी विद्युत या विद्युत ऊर्जाएं, ठीक है। उसको अमली जामा कि इसको कैसे लागू किया जाए, इसके लिए 2,44,000 करोड़ की योजना बनाई गई है कि 2030 तक कैसे वो जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। देखिए, इसमें समस्या ये आती है कि जो भी नवीकरणीय ऊर्जा है, जैसे सोलर एनर्जी, बहुत सारी अच्छाई है इसकी, कभी ख़त्म नहीं होता, और ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे अगर आप अनुपजाऊ ज़मीन पे करें तो भूमि का भी कोई संकट पैदा नहीं होता है। लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये दिन में ही होता है, रात में तो होगा नहीं, सूरज तो रहेगा नहीं, लेकिन रात में बिजली की ज़रूरत है, उसका क्या? तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये उस समय बिजली उत्पादन कर रहा होता है जिस समय ज़रूरत उतनी नहीं होती है, और जिस समय ज़रूरत होती है उस समय ये उत्पादन नहीं कर रहा होता है। इसी तरह से पवन ऊर्जा, पवन तो चलो रात में भी चलती है, लेकिन सब जगह तो पवन वाले फार्म नहीं लगा सकते हैं। बड़े बड़े चीज़ें होती हैं वो सागर तटीय या ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए जा सकते हैं जहाँ बहुत बड़ी रियासी आबादी न रहती हो। उसी तरह से सोलर रूफटॉप तो आप लगा के चलो घरेलू जरूरत है, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ऐसे क्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे बहुत बसावट न रहे। अब ज़रूरत है कहाँ? शहरों में। और उत्पादन कहाँ हो रहा है? ऐसे जगह पे जहाँ पे आबादी बहुत कम है और कम समय के लिए उत्पादन हो रहा है। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं, कुछ उपाय किए गए हैं। जैसे दूर हो रहा है तो उसको अभी एक इसी में उदाहरण देखेंगे कि सागर के अंदर सबसे तेज हवाएं सागर के यहाँ चलती हैं, तो सागर के में चलने वाली हवाओं को कर कर के जो पवन बिजली है इसको सागर में लगाया जाएगा और वहाँ से केबल के द्वारा बिजली को तटों तक लाया जाएगा। ये भी एक परियोजना है, किया जा रहा है। तो दूरस्थ क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड तक पहुंचाना या लोगों तक पहुंचाना जहां जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि ट्रांसमिशन लाइन हो। दूसरा, चूंकि ये कम समय के लिए उत्पादित की जाती हैं, तो इनके लिए स्टोरेज कैपेसिटी भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा है, आप उसको बैटरी को चार्ज कर लो तो उसी को फिर हम कन्वर्ट करके जब ज़रूरत होगी तब दे सकते हैं। जैसे आपके यहाँ क्या होता है, इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर लाइट आई तो चार्ज हो गया बैटरी, लाइट कटी तो वो आपको ऊर्जा दे देता है। तो अभी तो बिजली से देता है, लेकिन आपको ऐसे बड़े बड़े बैटरीज लगा दें और उसकी ऊर्जा को आप कन्वर्ट कर दो, है ना, डीसी में, और फिर जब ज़रूरत रहे तो उसको एसी में कन्वर्ट करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ही ये योजना बनाई गई है। देख लीजिए कि इसमें क्या क्या करेंगे। इसमें वहीं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कॉरिडोर और ट्रांसमिशन लाइन का विकास करने की बात की गई है। अच्छा हाँ, इसमें एक आंकड़ा है कि 2000, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा फैक्ट है प्री का, वैसे पढ़ तो लिए ही होंगे आप लोग, समय से पहुंच गया, कि देश में अभी तक बिजली की कुल स्थापित क्षमता 4,09,000 मेगावाट है, जिसमें रिन्यूएबल सेक्टर से उत्पादित बिजली 42% यानी कि 1,37,000 मेगावाट है। 2032 तक कुल उत्पादन क्षमता का 67% हिस्सेदारी सौर, पवन और बायोगैस पन बिजली आदि से होगी, ठीक है। ये पी का तथ्य है, आप लोग जान लीजिएगा। हाँ, जो बात कर रहे थे कि ये कहाँ एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें 8120 किलोमीटर की लंबी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कॉरिडोर के अलावा 42,000 किलोमीटर लंबी कम क्षमता की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी।
ताकि जहाँ से उत्पादन हो रहा है, जैसे अगर सौर ऊर्जा का रूप में देखा जाए तो राजस्थान बहुत संभावना वाला क्षेत्र है, यानी इतना है, लेकिन उसकी खपत कहाँ हो रही है? खपत तो दिल्ली में हो रही है, खपत हरियाणा में हो रही है, खपत उत्तर प्रदेश में हो रही है, खपत राजस्थान में भी हो रही है, खपत महाराष्ट्र में हो रही है, मुंबई में हो रही है, लेकिन वहाँ पे सौर ऊर्जा उस तरह से उत्पादन नहीं हो रहा। तो उन्हीं लंबी ट्रांसमिशन लाइनों के द्वारा जो है इन नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल का जो है उपयोग उन जगहों पे किया जा सकता है जहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, ठीक है। फिर इसी की तरह क्या करेंगे कि नवीकरणीय बिजली को स्टोर करने की क्षमता का भी विकास किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या किया भारत सरकार ने? 2030 तक 51,500 मेगावाट रिन्यूएबल बिजली को स्टोर करने की क्षमता, इसमें 50,000 मेगावाट की बिजली, 50,000 मेगावाट यानी 50 गीगावाट हावर्स की के बैटरी को स्टोर करने की डेवलप करने के लिए सरकार ने प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम, यानी किसी भी प्रोडक्ट लिंक स्कीम, किसी भी चीज़ को उत्पादन के लिए उसके साथ कुछ प्रोत्साहन दी जाती है, उस पर ध्यान देने के लिए सरकार की योजना है। ठीक है, तो वो डेवलप किया जा रहा है। ये 17,000 करोड़ की योजना है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इशू रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल मीडिया के जरिए आतंक फैलाने की क्षमता पहले से कहीं ज़्यादा है। अभी प्रश्न पूछा गया था तो हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि सोशल मीडिया के जरिए आतंकवाद फैलाना बड़ा आसान हो गया है। पहले आतंकवाद फैलाने के लिए साहित्य, किताबें आदि लिखनी पड़ती थी। आज आतंकवाद फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कई रूपों में हो रहा है। जैसे कुछ लोग तो इसको ऑनलाइन जिहाद 3.0 कह रहे हैं, हम उस विवादित पहलू में जिहाद आदि में न पड़े, लेकिन ये है कि कुछ केसेस है, जैसे ISIS है। अभी उदयपुर वाला ही मामला देख लो, उसने बेभत्स हत्या किया और यूट्यूब पे वो चीज़ों को डाल दिया। उस वीडियो को देख के आपके अंदर जो भाव आए थे, डर, गुस्सा, नफरत आए थे ना, वो ही भाव आतंकवादी एक्चुअल में उनका उद्देश्य है। उनका उद्देश्य क्या है? जनता के मन में आतंकवाद की अगर परिभाषा, वैसे तो कोई अभी तक समान परिभाषा नहीं हो पाई है, ये एक विडंबना है कि पूरी दुनिया मिलकर आतंकवाद की लड़ाई लड़ रही है और अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा पे नहीं पहुंची है। फिर भी जो भारत में अमूमन सर्वमान्य परिभाषा है कि कोई ऐसा कृत्य जो बहुत ही घृणित हो, अनैतिक हो, गैर कानूनी हो और निरीह लोगों की हत्या करता हो, हत्या का प्रयास करता हो और ऐसा करके वो सरकार को मजबूर करता हो, वो क्या है? आतंकवाद है। इसमें एक और पहलू जो जुड़ा होता है कि आतंकवाद जिसका जो पीड़ित है, जरूरी नहीं कि उससे, उस पर आतंकवादी जो है, उस आतंकवादी से वो डायरेक्ट जुड़ा भी हो। कई बार वह आतंक जो पीड़ित होता है आतंकवाद का, वो केवल एक मैसेंजर है। यानी कि अगर बम विस्फोट हो रहा है और लोग मारे जा रहे हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों, लाखों तो नहीं, सैकड़ों, हजारों, जैसे कि अगर ओसामा बिन लादेन का देखें, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हवाई जहाज़ का हमला था, वो कोई वहाँ में काम करने वाले लोगों से ओसामा बिन लादेन की दुश्मनी नहीं थी कि जो उसमें मरे उन्हीं से दुश्मनी थी। यही चीज़ें आम अपराध से आतंकवाद को अलग करती है। वो लोग क्या थे जो मरे? उनको वो मैसेंजर थे, वो मैसेंजर थे। यही पहचाना कि हमको छोड़ोगे तो हम तुमको, जो टेरर, भय, जैसे आप उस वीडियो को देखो, जब वो आया था, बाद में उसको बैन कर दिया गया था और ज़रूरी भी था कि वो क्या है कि वो लोगों में वो भय, नफरत, किसी समुदाय विशेष के प्रति नफरत, सरकार के प्रति गुस्सा और भय मिश्रित जो है, जो क्रोध जनित करता है ना, यही आतंकवाद का उद्देश्य होता है, यही आतंकवादी चाहते हैं। इसके तहत वो सरकार को भी टारगेट करते हैं और इस कई जो और लोग हैं जो इसी तरह की सोच रखते हैं, वो इसके ज़रिए जुड़ने का भी काम करते हैं। जैसे कई सारे ऐसे देखे गए कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि का पेज का प्रयोग करके वो एक दूसरे के लिए क्या करते थे? भर्ती मॉड्यूल का काम करते थे, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते थे। ठीक है, और भी उसी में तरह क्राउड फंडिंग भी काम करते थे। ठीक है ना, तो आतंकवाद को सोशल मीडिया के कारण, एक सोशल मीडिया के कारण आतंकवाद अब सीमा रहित हो गया है। पहले
आतंकवादियों को कोई कृत्य करना होता था तो उस देश में जाते थे। अब सोशल मीडिया यानी भर्ती करना होता था तो यहाँ भर्ती कैंप लाना पड़ता था। अब क्या है, सोशल मीडिया के तहत हमारे युवाओं के दिमाग में पहुँच गए हैं और यहाँ के युवा टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं और ISIS को ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में कुछ उसमें वापस आते हैं। क्या है ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का आतंकवाद में योगदान है। ठीक है, किस तरह से योगदान है इसी बात को इन्होंने कहा है। ठीक है, और इसमें जो कुछ बातें हैं कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम RT एक्ट 2002 की धारा 69A के तहत सरकार सोशल मीडिया खातों सहित गैर कानूनी और दुर्भावनापूर्ण सामग्री को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि वो वीडियो जब ब्लॉक होने के पहले बिल्कुल सही हुआ था। क्यों? क्योंकि वो अगर वो आप कहेंगे कि सर क्यों ब्लॉक किया गया, क्योंकि नहीं ब्लॉक किया जाता तो वो वही तो आतंकवादी चाहता था कि ज़्यादातर लोग देखें, उसमें लोगों को घृणा फैले, लोगों में भावनाएं में बह के कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे नफरत फैले, दंगे आदि हों, ताकि हमारा समाज विघटित हो। ठीक है, कई बार आतंकवादी फिजिकल डैमेज करते हैं और कई बार आतंकवादी इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डैमेज करते हैं, हमारी सोशल फैब्रिक को तोड़ने का, छिन्न भिन्न करने का काम करते हैं। उसमें सामाजिक मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो इसलिए इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसी के आधार पर सरकार किसी भी तरह के साइबर क्राइम, साइबर वारफेयर और साइबर अपराध, यहाँ तक कि साइबर टेररिज्म से मुकाबला करता है। इसकी धारा 69A का इस्तेमाल करके इन मीडिया खातों को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और देखा गया कि जैसे इसमें समस्याओं को देखते हुए त्वरित जांच के लिए 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 में संशोधन किया गया, ताकि इसकी अनुसूची में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66F, ये आतंकवाद, ये इसको इंटरनेट टेरर या सोशल मीडिया टेरर भी कहते हैं इसको, जो है ना, उस धारा को भी NIA की जांच में शामिल कर लिया गया। आपको पता होगा कि उसी उदयपुर की घटना की जांच तुरंत किसको दे दी गई थी? NIA, और NIA ने जांच करना शुरू किया तो इतना तार निपटता गया जो PFI तक कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसको जब आपका टॉपिक है सोशल मीडिया और संचार साधनों का भारत की आंतरिक सुरक्षा में समस्याएं, पेपर 3 मेंस के GS पेपर के 3 के मेंस का ये हिस्सा है, तो उसमें आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इंटरनेशनल इशूज़, बांग्लादेश द्वारा आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट ग्रुप में भारतीय नौसेना की भागीदारी। भारतीय नौसेना चूँकि बांग्लादेश पहला फ्लीट रिव्यू कर रहा था न, उसमें केवल पहली जो भागीदारी थी वो भारत अपने 3 पोतों के साथ इसमें शामिल हुआ था। टोटल 8 जहाज़ थे, 6 अन्य देश थे, बांग्लादेश के अतिरिक्त 6 अन्य देश थे, जिसमें 8 जहाज़ थे। उसमें से 3 किसके थे? भारत के थे। ये बताता है कि बांग्लादेश के लिए भारत की क्या महत्व है और हमारे लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है। ठीक है, कॉक्स बाजार में हुआ था, कुछ इसमें डेटा है। अगर इसमें देखें कौन कौन सी और नौसेनाएं शामिल थी। ठीक है, IFR में भाग लेने वाली भारतीय नौसेना के अतिरिक्त कौन कौन सी विदेशी नौसेना थी, तो उसमें चीन था, मलेशिया था, म्यांमार था, थाईलैंड था और संयुक्त राज्य अमेरिका था। ये 5 अन्य देश थे जिनके 1-1 जहाज़ होंगे और भारत के 3 थे। ठीक है, तो ये और भी जो ये आयोजन किया गया है, ये बांग्लादेश की मुक्ति के 50 साल पूरे होने पर। ठीक है, बांग्लादेश का मुक्ति आपको पता होगा कि 71 में जो है युद्ध हुआ था और उसमें पूर्वी पाकिस्तान अलग होके जो है बांग्लादेश के रूप में जो है बना था और पश्चिमी पाकिस्तान रह गया था और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में हुआ था। ठीक है, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसी का पूरक था। अब भारत बांग्लादेश के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की होता है। तो पीछे जगह हम पढ़ाए थे ना कि हिंद महासागर में चीन की स्थिति, तो देख रहे थे कि चीन कैसे जो है बांग्लादेश की बंदरगाह पे भी नज़र रखा है, म्यांमार के भी रखा है। तो हिंद महासागर के देशों को भारत अपने तरफ जोड़ने की कोशिश करता है।
बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है उसके साथ भारत की उस सरकार के साथ जो है भारत के बहुत मधुर संबंध हैं। यानी इसकी जो अपोजिट सरकार है वो थोड़ा सा एंटी इंडिया अप्रोच लेती है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं वो भारत को बहुत महत्व देती हैं और मानती हैं कि भारत ही हमारे लिए सबसे प्रथम है, उसके बाद और लोगों के साथ संबंध आते हैं। ठीक है, अभी जो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का सम्मेलन भी बांग्लादेश में ही हुआ था, भारत उसमें गया था और उसमें ये माना गया है कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो हिंद महासागर आदि मुद्दों में भी इसको हम जैसे भारत बांग्लादेश के संबंधों में भी देखेंगे और वैश्विक परिदृश्य में हिंद महासागर आदि जो स्ट्रेटेजिक पहलू है उसमें भी इसके महत्व को हम देखेंगे। ठीक है, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, सुरक्षा परिषद 15 सदस्य, 5 परमानेंट मेंबर, 10 अस्थायी होते हैं, 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत भी चुना गया है, इस समय भारत उसका अध्यक्ष है। 5 जो स्थायी हैं उनको वीटो पावर है, यानी किसी भी करने के लिए जो है बहुमत से होना चाहिए, नहीं 9 लोगों से होना चाहिए। उसमें एक सदस्य का जो है एक मतलब उसमें सभी परमानेंट मेंबर शामिल होने चाहिए। अगर कोई भी परमानेंट मेंबर किसी भी निर्णय को सहमत नहीं होता है और मतदान में वो नेगेटिव वोट कर देता है, अगर वो बाहर हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो मतदान में नेगेटिव मत कर देता है तो उसको वीटो पावर कहा जाता है। इस तरह से वो फिर निर्णय नहीं हो पाता है। ठीक है, इसको अपने डिटेल में पढ़िएगा, अपने जब IR वाला पोर्शन पढ़िएगा। यहाँ फिलहाल ये है कि अभी सम्मेलन हो रहा था जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन व्यक्त किया था। ठीक है, ये ब्रिटेन भी P5 का सदस्य है, यानी परमानेंट 5 का, फ्रांस भी है और इसके अतिरिक्त अभी न्यूज़ था कि रूस और अमेरिका भी करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट आती है चीन की। ठीक है, वही देश सबसे बड़ा रुकावट कर रहा है कि जिसकी सदस्यता ही भारत की देन है। भारत को मिला हुआ सदस्यता का ऑफर भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए चीन को सौंप दिया था और वही चीन आज भारत की परमानेंट सदस्यता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट के रूप में सामने आ रहा है। ठीक है, ये दूसरा मुद्दा है, कभी दूसरा और डिटेल में हुआ तो चर्चा करेंगे। ठीक है, सोचिएगा इसको। एक न्यूज़ था कि संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे को विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों में एक में रूप में मान्यता दी है। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना क्या है? गंगा के शुद्ध और निर्मल करने की योजना है। ठीक है, गंगा सफाई अभियान तो बहुत है, ये गंगा के को निर्मल करने की एक योजना है। ठीक है, इसमें 2014 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री, वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, इनके चुने जाने के बाद लगभग $5 अरब राशि से और 2022 तक $4.3 बिलियन राशि खर्च हो चुकी है। यानी 2022 तक जो है $4.3 बिलियन राशि खर्च हो चुकी है। ठीक है, इसमें अगर गंगा के महत्व को देखा जाए, तो गंगा भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की 40% जनसंख्या इसके जो एरिया में रहता है। आबादी, वनस्पतियों और जीवों की 2500 प्रजातियां और 8.61 बिलियन वर्ग किलोमीटर बेसिन का घर है। यहाँ पे 52 करोड़ यानी 520 मिलियन यानी 52 करोड़ से अधिक लोगों का घर भी है। यानी कि सिर्फ गंगा पे अगर देखा जाए, इसको जोग्राफिकली, इकोनॉमिकली और डेमोग्राफिकली देखा जाए तो 40% भारत की जनसंख्या यानी लगभग 52 करोड़ जनसंख्या इसके बेसिन में, नदी बेसिन क्षेत्र में, यानी गंगा और उसके सहायक नदियों के आसपास के जो क्षेत्र है उसमें रहती है। जीवों और वनस्पतियों की 2500 से ज़्यादा प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं और लगभग 8.61 अरब वर्ग किलोमीटर का जो है गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र है, जिसे माना जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र ये है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो गंगा है वो भारत के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक
महत्व की भी नदी है, ठीक है। तो उसके पर्यावरणीय, आर्थिक और जो डेमोग्राफी और जीव विविधता आदि के साथ साथ इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलू को भी ध्यान में रखते हुए गंगा के पुनर्योनन या उसके कायाकल्प की योजना है, जिसमें जैसे कि पता है कि गंगा को कि एक लिमिटेड जो है उसमें गंगा के प्रवाह को एक लिमिटेड स्तर पे बनाए रखा जाएगा, ताकि उसमें बहता पानी निर्मल पानी बोला जाता है ना, बहता जल निर्मल जल होता है। दूसरे, गंगा के किनारे जो भी शहर पड़ रहे हैं या जो भी हैं अनट्रीटेड जो भी सीवेज वाटर है वो गंगा में नहीं जाएंगे, यानी उनको ट्रीट करना पड़ेगा, ट्रीट करके ही जाएंगे। इसमें कानपुर सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला शहर था, वहाँ पे पूरी तरह से कोशिश कर ली गई है कि बिल्कुल अनट्रीटेड सीवेज वाटर गंगा में नहीं जाएगा। इससे दिखने भी लगा है कि गंगा के गुणवत्ता के जल के गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, जैसे कि देखा पिछले 1-2 बार की कि गंगा डॉल्फिन की संख्या बढ़ रही है। गंगा डॉल्फिन गंगा की प्रमुख जो है स्तनपायी जीव है और वो गंदगी के पानी में नहीं, वो साफ पानी में दिखाई देती है। तो उसको बढ़ने का कारण ये, उससे बढ़ने से ये लग रहा है कि गंगा में प्रदूषण कहीं ना कहीं कम हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ जैसे आपने अभी देखा ना कि पर्यावरण प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है, तो नमामि गंगे के तहत एक ये भी देखा गया है कि गंगा के किनारे जो भी राज्य हैं, वो जो ज़िले हैं गंगा के तटों के आसपास, वहाँ पे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात है। क्योंकि रासायनिक खेती होती है तो रासायनिक मटेरियल जो होती है वो खेत में रेजिडू हो जाता है, यानी उसमें घुस जाता है। बारिश का पानी जब गंगा में आता है तो कहीं ना कहीं गंगा के जल में भी रासायनिक मात्रा बढ़ जाती है, जो गंगा की जल की गुणवत्ता को कम करता है। इसलिए गंगा की भी जैसे वो प्राकृतिक खेती का तो है ही है, लेकिन गंगा की जो अविरलता बनाने या उसको जो पुनर्यौनित करने की बात है ना, उसमें कहा जाता है ना गंगा के जल में रोगों को दूर करने की क्षमता होती है, लेकिन अगर उसमें केमिकल ही मिलती रहे तो फिर वो क्षमता खो देगी गंगा का जल। इसलिए उस क्षेत्र में विशेष तौर पर प्रयास किया जा रहा है कि कार्बनिक जो है पर्यावरणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। सरकार ने जो है पर्यावरण के लिए, आपको पता है कि पर्यावरण प्रदूषण में, खासतौर से वायु प्रदूषण में डीजल और पेट्रोल चलित वाहनों का, डीजल का विशेष तौर से बहुत बड़ा योगदान है। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जीवाश्म ईंधन है, इनसे हमें बचना है। उसके विकल्प के रूप में सरकार जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन मोटर से चलते हैं, बिजली से चार्ज होते हैं, तो बिजली का तो उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण में इनका योगदान नहीं होता है। दूसरे, हम अपने बिजली उत्पादन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा हम नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बल देते जाते हैं, और उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 2070 तक हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे, तो बिजली जो भी उत्पादित होगी उसमें कार्बन उत्सर्जन का कोई प्रयोग नहीं होगा। इसलिए देखा जाएगा कि किसी कुछ लोग सोचते हैं ना कि यहाँ पे नहीं उत्सर्जन हो रहा, कहीं तो और हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें विकल्प है कि हम उसको नवीकरणीय पर भी जा सकते हैं, ठीक है। दूसरे, शहरों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल आदि का तो बात कर रहा है, लेकिन इसको भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। एक प्रश्न पूछा था, इसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो इसके लिए लाई है फेम इंडिया योजना। इसको बोलते हैं फास्टर एडाप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, फेम इंडिया योजना है, ठीक है। ये 1 अप्रैल 2019 से शुरू की होने वाले 3 साल के लिए इसकी द्वितीय चरण की योजना है, जो 10,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय बजट से थी, ठीक है। हालांकि 31 मार्च 2024 तक इसको 2 वर्ष की एक और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसमें जानते हो क्या करते हैं, जैसे जो 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन हैं, उनमें उनको सब्सिडी देते हैं। जैसे जो हम खरीदते हैं, हम कोई कार खरीदते हैं, मान लो 10 लाख की कोई कार खरीदे, तो चूँकि इसमें बैटरी लगी होती हैं, बैटरी बहुत महंगी होती हैं, तो पर्यावरण को ध्यान में रख के सरकार लोग, चूँकि अभी डीजल पेट्रोल की व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ज़्यादा दाम में अंतर है, सरकार कोशिश करती है कि इसको अंतर को कम किया जाए। इसको अंतर कम करने का एक तरीका तो ये है कि अगर लोग कैलकुलेट करें कि डीजल पेट्रोल में जो खर्चा हो रहा है प्लस जो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो खर्चा हो रहा है, दोनों को तुलना करें, ये तो लंबा होगा। दूसरा क्या है
कि सरकार बैटरी सबसे बड़ा कास्ट आता है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के में, तो बैटरी का प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट लिंक स्कीम शुरू ही की है सरकार, उसके लिए बहुत प्रयास कर रही है ताकि बैटरी की कीमत कम हो सके। और जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कर रही है कि जब जो हम कार खरीदते हैं उस पर कुछ सर्टेन अमाउंट वो छूट देती है। जैसे कि फेम इंडिया के तहत आप अगर 4 व्हीलर और 3 व्हीलर ले रहे हैं तो अधिकतम 20% तक की क्या है राशि सरकार दाम पे छूट देती है। और ये अधिकतम 20% है, लेकिन ये 10,000 रुपये प्रति किलो वाट है। यानी प्रति बैटरी, जैसे कार है अगर वो 30 किलोवाट की है तो 10,000 से गुणा कीजिए तो 3 लाख, और अगर वो कार 20 लाख की है तो 3 लाख मिलेगा, और अगर कार 10 लाख की है तो 20% कितना हुआ 2 लाख, तो 2 लाख मिलेगा। जो भी कम हो वो देता है सरकार, ठीक है, ये योजना है। और इसी तरह से 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर में भी यही था, 20% और 10,000 प्रति किलोवाट आवर था, लेकिन बाद में उसको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए वो दाम का 40% और 15,000 रुपये प्रति किलो वाट आवर कर दिया गया है बैटरी की कीमत के आधार पे। तो एक ये योजना है, देख लीजिएगा इसका क्या होगा। और फिर ऑटोमेटिक में जो है, ऑटोमेटिव क्षेत्र में जो प्रोडक्ट लिंक स्कीम लाई है उसमें आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल भी शामिल है, और साथ में उन्नत रसायन सेल, एडवांस केमिकल सेल। वही आपको बताया कि जो भी बिजली इलेक्ट्रिक वाहन है उसमें सेल बैटरी की बहुत ज़्यादा कीमत है, ठीक है। अगर 15 लाख की कोई गाड़ी है और आप उसकी बैटरी बदलने जाएंगे तो 7-8 लाख रुपए तो उसकी बैटरी आ जाती है, ठीक है। तो उसके उत्पादन को बढ़ाना, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कंपोनेंट हम बाहर से आयात कर रहे हैं, तो हम उसमें ये कर रहे हैं कि उसका निर्माण जितना ज़्यादा यहाँ पे होगा उतना ज़्यादा उसका कीमत कम होगा, जितने बड़े पैमाने पर होगा। उसके लिए प्रोडक्ट लिंक स्कीम शुरू की गई है। योजना के तहत 18,000 करोड़ की योजना है, जो 50 गीगावाट आवर यानी 50,000 मेगावाट आवर के लिए ये शुरू की गई है, ठीक है। इतनी क्षमता की बैटरी के उत्पादन, यानी एक नहीं कई सारी, जैसे कोई एक किलोवाट की होगी तो 1 किलोवाट में 1,000 से गुणा किया तो 1 मेगावाट हुआ, 1 मेगावाट में 1,000 से गुणा किया तो इस तरह से आएगा, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 5 वर्षों में भारत में 19 देशों में 177 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। केंद्र सरकार से पूछा गया था एक प्रश्न, तो सरकार ने बताया कि 19 देशों के 177 उपग्रहों का भारत ने क्या किया, प्रक्षेपण किया है, और जिससे हम 94 मिलियन 94 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 46 मिलियन जो है यूरो की विदेशी मुद्रा राजस्व अर्जित किए हैं, ठीक है। इसमें सरकार की उपलब्धियों के रूप में देखा जाए तो बताया है कि हमने 2018 से 22 के दौरान जो है वो विभिन्न देशों के नाम हैं जिनका कोई बहुत मतलब नहीं है, के तहत PSLV एंड GSLV मैक 3 के प्रक्षेपण यान द्वारा 177 उपग्रह। देखिए अभी जहाँ तक अगर आपने टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा जान लीजिएगा, भारत जो प्रक्षेपण यान है उसमें जो उसका वर्किंग हार्स है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा छोटे उपग्रह तो हम GSO में भी पहुंचा देते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर उसका हम प्रक्षेपण करते हैं ना वो भू संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग दूर संवेदी उपग्रह होते हैं, जो पोलर सैटेलाइट होते हैं, जिनका उपयोग जो है मैपिंग आदि में किया जाता है, ठीक है। ये उपग्रह से ठीक है हमें राजस्व आ रहा है, लेकिन उतना नहीं आता है। राजस्व आता है कमर्शियल बड़े उपग्रह जो कि दूर संचार उपग्रह होते हैं, जिनको पृथ्वी के भूतुल्यकारी कक्षा में आपको छोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये 36,000 यानी 35,800 किलोमीटर 780 किलोमीटर पे कक्षा होती है। इसमें कोई उपग्रह डाला जाता है तो इसकी ये जो चाल होती है परिक्रमण और जो पृथ्वी की परिभ्रमण, ये दोनों ऐसे होते हैं जैसे एक ये इस तरह घूम रहा होता है, कुछ इस तरह से वो उनका तारतम्य या संतुलन हो जाता है कि वो यहाँ पे बैठे व्यक्ति को लगता है कि वो वहीं पे स्थिर है, ठीक है।
तो इसका इस्तेमाल ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे जैसे कोई चीज़ है, इसके डेटा यहाँ फैलाना हो तो आप इसको फैलाएंगे तो ये निकल जाएगी, चाहे कितना भी ऊंचा टावर लगाएं, लाइन ऑफ साइट पे जाती है या सीधी रेखा में जाती है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से पहले उपग्रह को भेज देते हैं और उपग्रह जो है क्या कर देता है, फैला देता है। तो ज़्यादा बड़े पैमाने पर पृथ्वी के ज़्यादा बड़े पैमाने पर वो सूचना या वो जो चीज़ें डेटा है वो प्रसारित की जा सकती है। इनका उपयोग जो है दूर संचार, टीवी, ब्रॉडबैंड, है ना, जो चीज़ें हम जैसे कि ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी हुआ, टेलीविज़न हुआ, रेडियो हुआ, इन सब चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भारी उपग्रह होते हैं। इनके लिए हमारे पास भारी रॉकेट चाहिए। वो भारी रॉकेट है GSLV Mark 3। इसको हम LMB-3 नाम दे दिए हैं, LMB-3 नाम दे दिए हैं। ये बड़े उपग्रहों को GTO तक जो है, जियो सिंक्रोनाइज्ड ट्रांसफर ऑर्बिट, 4 टन के ज़्यादा के उपग्रहों को, 8 टन के उपग्रहों को ये पोलर सैटेलाइट तक भेज सकता है, जिसके ज़रिए अभी हाल ही में भारत द्वारा 36 वन वेव उपग्रहों को ले जाने की बात की गई है, जो सबसे भारी व्यावसायिक प्रक्षेपण यान है। तो जो अभी आप देख रहे थे वो PSLV के आंकड़े थे, जिसमें अरब डॉलर मिलियन में आ रहे थे। जब GSLV से उपग्रह छोड़ना शुरू हो जाएगा, तब आपको बिलियन में ये आंकड़े अंतरिक्ष से बिलियन में दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। और वैसे भी कहा गया है, जिसको रूस के एक स्कूल टीचर थे जिनको अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का, स्पेस साइंस का, वो कहते थे कि दुनिया मानवता के रास्ते में बाधक है। यानी दुनिया की जो सीमाएं होती हैं ये मानवता को रोकती है। अंतरिक्ष क्या होता है, मानवता को के लिए बाधक नहीं होता है। लोग कहते हैं ना स्काई इज़ लिमिट, हम तो स्काई के भी ऊपर स्पेस की बात कर रहे हैं। तो स्पेस का कोई लिमिट है नहीं, चलते जाओ। तो कहीं ना कहीं स्पेस किसी भी देश के लिए उसके तकनीकी और उसकी पहलू छोड़ दिया जाए तो आर्थिक रूप से भी उसके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस नज़रिए से आप अब जब पढ़िएगा स्पेस टेक्नोलॉजी तो जानिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि PSLV का कितना योगदान है, GSLV का कितना योगदान है। अभी हम क्यों पीछे रह गए, क्योंकि हमारे पास प्रक्षेपण यान थे हल्के, क्योंकि उसके लिए जो टेक्नोलॉजी प्रयोग की जा रही थी क्रायोजेनिक, वो टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं थी। क्रायोजेनिक मतलब अति निम्न तापमान पे, ठीक है, -180 डिग्री से कम तापमान पे जो है काम करने वाली टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, वो नहीं थी। रूस के सहयोग से बाद में रूस ने भी हाथ खींच लिया था, भारत ने धीरे धीरे करके उसको डेवलप कर लिया है और अब ये स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के आधार पे है, इसको और भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो अंतरिक्ष का अब हम सही मायने में लाभ लेने में सक्षम हो सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त यानी GSLV PSLV किया, फिर GSLV-3 यानी Mark 1। इसके साथ साथ भारत क्या कर रहा है, अब अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र के लिए भी महत्व कर रहा है। अंतरिक्ष भाई जो हमारे सामरिक हित हैं उनको तो इसरो करता रहेगा, लेकिन जैसे अमेरिका में है नासा, उनके सामरिक कार्य करता रहता है, लेकिन उन्होंने जैसे कि टेस्ला SpaceX है जो एलन मस्क वाली कंपनी है, आदि ऐसी चीज़ें हैं जो रेवेन्यू जनरेशन का भी कार्य कर रही हैं। तो भारत ने भी एंड अंतरिक्ष गतिविधियों के संचालन में गैर सरकारी संस्थाओं के प्रचार और हैंड होल्डिंग के लिए सिंगल विंडो एजेंसी, जो कि इसरो सरकारी है, इसरो के अगर आप कहें कि इसरो किसके द्वारा जो है अगर संसद में इसरो का प्रतिनिधित्व तो कौन करता है, तो इसरो का प्रतिनिधित्व संसद में प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। बार्क का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग का, ठीक है। तो उसके जरिए तो नहीं, उसके एक अंग उसमें और भी करके सिंगल विंडो एजेंसी बनाई इन स्पेस, इसका निर्माण किया गया था। यह क्या करता है, निजी क्षेत्रों को, स्टार्टअप को अपने में शामिल करता है, ठीक है। तो वर्तमान में 111 स्पेस स्टार्टअप समुदाय ने उल्लेखनीय रुचि दिखाई है, ठीक है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो गए हैं। तो निश्चित रूप से भारत अंतरिक्ष की वो जो नहीं स्काई लिमिट की जो अवधारणा है उसके ऊपर
कि लिमिटलेस जो ग्रोथ है या जो पर्सपेक्टिव है या जो अवसर है उसको कैच करने के लिए तैयार है। कुछ चुनौतियां थीं क्योंकि हम पे जो है बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ऐसे प्रौद्योगिकी जिनका दोहरा इस्तेमाल किया जा सकता है उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जैसे उसमें से क्रायोजेनिक इंजन भी है, रॉकेट टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं रॉकेट टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके मिसाइल्स भी बनती हैं और मिसाइल से बम गिराए जाते हैं, ठीक है। अभी आगे नीचे देखेंगे, ठीक। तो इसलिए उस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन भारत ने अपने अपने जैसे कहते हैं कि आपदा में अवसर, हम पे प्रतिबंध लगाया गया, हम धीरे से बढ़े, लेकिन हमने खुद से कोशिश करके अपने को एक नए भारत के रूप में उभारने के लिए इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण किया। और ये जो हमारा है LMB-3 या GSLV Mark 3, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण या गेम चेंजर होगा। हम उसमें और भी वृद्धि करेंगे और साथ में हमने निजी क्षेत्र को भी जोड़ लिया है ताकि अंतरिक्ष का ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक फ़ायदा भारत के समस्त लोगों को पहुंचाया जा सके, ठीक है। जो भी होगा अंतरिक्ष से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भारत सरकार के राजकोष में जाएगा और राजकोष के द्वारा आम लोगों को मिलेगा। जैसे चाणक्य ने कहा था ना कि राजा क्या करता, राज्य क्या करता है, जैसे कि सागर, सूर्य जो होता है सागर से जल लेता है और बरसा देता है, उसी तरह से राज्य का भी काम क्या है, जहाँ से भी उसको संसाधन आते हैं वो सभी मतलब सभी खासतौर से जो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक वो चीज़ों को क्या करता है, पहुँचाने का काम करता है। तो हमें अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी को इस नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है और इसी नज़रिए से अगर आप देख के अगर आंसर लिखेंगे तभी आपको बेहतर मार्क्स आएगा। उसमें जितने सारे डायमेंशंस होते हैं उनको समझना है, जोड़ना है और तभी लिखना है ताकि हमें मार्क्स आ जाए। बाकी टेक्निकल पहलू थोड़ा बहुत करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनके अन्य डायमेंशंस, अन्य पहलू के सामाजिक उसमें क्या विकास करेगा, आर्थिक क्या विकास करेगा, हमारे जो टेम्परामेंट को क्या डेवलपमेंट करेगा, हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली क्या एडवांसमेंट लाएगा, ये सारी चीज़ें हम उसको देखना पड़ता है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, ठीक है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, इसको तो समझेंगे। पहले ये समझें कि मिसाइल तो जान ही रहे हैं, मिसाइल प्रक्षेपास्त्र एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा जाता है, ये तो है। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है जो प्रोजेक्टाइल पाथ में जाता है। अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, मिसाइल एक आल्सो एज ए रॉकेट, रॉकेट होता है ना जो प्रक्षेपण यान होता है, उसी को हम थोड़ा सा चेंज करके जब उसका रणनीतिक स्ट्रेटेजिक या डिफेंस में इस्तेमाल करते हैं, युद्ध आदि यानी जो अस्त्र शस्त्र ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं, बम आदि को गिराने करते हैं, तो वो रॉकेट के रूप में, मिसाइल के रूप में काम आता है। इसलिए कह रहे थे ना ड्यूल टेक्नोलॉजी होती है। ड्यूल टेक्नोलॉजी के कारण ही भारत में क्रायोजेनिक इंजन पे रोक लगी थी, ठीक है। तो मिसाइल की प्रौद्योगिकी मोटे तौर पे क्रूज और बैलिस्टिक में बांटी गई है। क्रूज जो मिसाइल होती है वो छोटी दूरी की मिसाइलें होती हैं, छोटी दूरी की मिसाइलें। क्रूज यानी जो पानी में चलता है, क्रूज ना शिप वाली। हालांकि अब हवाई क्षेत्र से जैसे ब्रह्मोस है, क्रूज मिसाइल है, ये तो हवाई जहाज़ से भी चल सकता है, ज़मीन से भी चल सकता है, ठीक है। तो जब वो आए उसमें क्या होता है कि वो जो पाथ प्रयोग करते हैं, जैसे क्रूज मिसाइल छोड़ी जाएगी तो पहले ऊपर जाती है, फिर आके वो ऐसे पाथ, यानी कि ज़्यादातर सतह के पास से जाते हैं। इसलिए क्रूज मिसाइल ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के साथ ही जो है इनको चलना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह पाथ लेता है? बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं वो प्रोजेक्टाइल पाथ लेते हैं। जैसे यहाँ से कोई मिसाइल छोड़ा गया तो ये प्रोजेक्टाइल होके जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कोई भी चीज़ को छोड़ा जाता है तो यहाँ तक जो है यहाँ तक उसको ले जाने के लिए ऊर्जा खर्च होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी
बिना ऊर्जा किए खर्च ही ये पहुंच सकता है। ठीक है, यहाँ से आधे दूरी तक ले जाने के लिए आपको ईंधन चाहिए और उसके बाद की दूरी वो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से ही कर सकता है। इसकी वजह से कम ईंधन में ही ज़्यादा दूरी तय की जा सकती है। अगर कहा भी जाता है कि किसी को भी ज़्यादा दूर फेंकना है तो आपको 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्टाइल मोशन साइंस में पढ़ लीजिएगा, है ना, परवलयाकार गति, उसमें जो है फेंका जाता है। तो इसमें यही है कि यहाँ तक तो इसको ऊर्जा देनी पड़ी है, इसके बाद ये स्वतः ही चला जाता है। इसलिए ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं। ठीक है, और चूँकि यहीं तक इनको ऊर्जा देना होता है तो यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा का जो इस्तेमाल होता है उसमें, यानी उनके उतने ही ईंधन में हम बड़े अस्त्रों को भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुँचा दो, इसके बाद तो अपना काम थोड़ा बहुत रहते हैं कि यहाँ पे आके थोड़ा बहुत चेंज करना हो चला जा सकता है। ठीक है, इसकी अपनी कमियां अच्छाइयां हैं वो बाद में, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल पाथ में चलता है, लंबी दूरी का होता है। हालांकि पृथ्वी जैसे कुछ मिसाइल कम दूरी की भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जो बहुत वजनी मिसाइलें हैं या जो बड़े परमाणु क्षमता सक्षम मिसाइलें हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। तो अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी दूरी 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर यानी कि यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर जाके ये कर सकता है। ठीक है, अगर देखेंगे इसके टेक्नोलॉजी तो ये PSLV पे निर्भर है। ठीक है, और चीन कहता है कि ये 5000 तो भारत दिखा रहा है, असली में तो इसकी क्षमता 8500 किलोमीटर है। देखिए ये लिखा भी है, इस न्यूज़ में ही था कि अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर। अब इसकी पहुंच चीन के प्रमुख शहरों तक है। और चीन का क्या कह रहा है? चीन का कहना है कि अग्नि 5 की मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक है, और जिससे कि इस मिसाइल की जद में पूरे एशिया यूरोप के 70% हिस्से हैं। क्यों कह रहा है? वो भड़का रहा है, हमारे सहयोगी देशों को भड़का रहा है। हम क्यों कह रहे हैं 5000 है? क्योंकि हमारा पाकिस्तान और चीन ही घोषित दुश्मन है। और अग्नि 5 जिन चीन के जो सुदूर क्षेत्र हैं स्ट्रेटेजिकल डेप्थ के लिए, कि भाई हम अपने एकदम नीचे के छोर से चीन के आखिरी छोर तक पहुंचे, तो ये दूरी लगभग 5000 किलोमीटर की वृत्त खींचे गए थे। तो 5000 किलोमीटर तक में चीन के सभी शहर उसमें आ गए थे, तो इसलिए हम उसको 5000 किलोमीटर कहते हैं। चीन कहता है कि नहीं जी, ये 5000 नहीं, 8000 किलोमीटर तक जाता है, कि ये यूरोप और अन्य देशों में भी जा सकता है, ताकि अन्य देश, भाई अगर आप 8000 किलोमीटर की बनाएंगे तो अन्य देश कहेंगे ना कि इतनी बड़ी क्षमता की आपको ज़रूरत क्यों है। तो जो देश चीन के विरुद्ध आपको अभी मदद कर रहे हैं, कम से कम उसमें जो है कूटनीतिक दृष्टि से ही कर रहे हैं, तकनीकी रूप से नहीं भी कर रहे हैं, कूटनीतिक दृष्टि से कह रहे हैं, वो उनका दबाव आप पे बढ़ने लगेगा। इसलिए भारत इसको स्ट्रेटेजिकली रूप से 5000 किलोमीटर कहता है, चीन इसे कहता है कि हम 8000 किलोमीटर है। ठीक है, और एक अभी था कि अमेरिका में एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में नेट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था। न्यूक्लियर फ्यूजन थोड़ा बताते हैं कि इसमें हल्के नाभिक को संलयन क्रिया द्वारा, जब उसमें बहुत ज़्यादा तापमान पे उसको एक पास रखते हैं, बहुत ज़्यादा तापमान मतलब ये 1000-2000 डिग्री सेल्सियस नहीं, 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पे जब इन दो हल्के नाभिकों को आपस में रखा जाता है तो वो जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद वो और ऊर्जा जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये परियोजना से आधारित बम बनता है। हाइड्रोजन बम का जो नाम सुना होगा वो यही परियोजना है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। ये अभी तक कंट्रोल्ड नहीं हो पाई है, क्योंकि पहले तो 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना भी इतना मुश्किल है, दूसरे कोई भी ऐसी धातु ही नहीं है जहाँ पे जो कि 10 करोड़ डिग्री टेम्परेचर पे वो वाष्प न बन जाए। जो भी धातु है जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा सहन है, वो भी 4000-5000 डिग्री सेल्सियस पे जाके भाप बन जाती है। ठीक है, इसके लिए एक रशियन साइंटिस्ट है, उसने टोकामैक परियोजना दी थी। टोकामैक मतलब एक चुंबक का क्षेत्र होगा चारों तरफ से, उसके बीच में यानी हवा में जो है वो रखा जाएगा और फिर उसको तापमान देके, मैक्सिमम तापमान देके किया जाता है।
तो इसी तरह की परियोजना है जो वहाँ पे चल रही है। भारत में आदित्य परियोजना चल रही थी, चीन की भी चलती है, चीन ने आर्टिफिशियल सन नाम दिया है। इतरे परियोजना ITER परियोजना है जो चल रही है, ठीक है। और ये एक ऐसी परियोजना है जिससे अगर उत्पादन हो जाए तो ये सागर में मिलने, समुद्र के जल में हाइड्रोजन समुद्र के जल से मिल जाता है, ड्यूटेरियम समुद्र के जल से मिल जाता है, और जो सूर्य और तारों के ऊर्जा का स्रोत है वो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन ही वहाँ पे संलयन द्वारा ऊर्जा में बदलता है, हीलियम में बदलता है। तो अगर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अनवरत ऊर्जा, क्योंकि समुद्र भाई बहुत ज़्यादा जल, तो 2/3 हिस्सा जल ही है, और समुद्र के जल का हम अगर इस्तेमाल करना, इसमें ऊर्जा बदलने लगे तो सही माने में ये जो अभी कह रहे थे ना कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, लेकिन इसे नवीकरणीय ऊर्जा कह सकते हैं, क्योंकि अथाह है, उसका भी स्रोत जो है, समुद्र के जल का भी स्रोत बहुत थोड़े से ही मिल जाता है, इतना होगा जिसका कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, इस पर प्रयास चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2030-35 तक इससे ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाएगी। भारत भी जो $25 अरब की इतरे परियोजना है ITER, उसमें जुड़ा हुआ है। भारत का जो है प्लाज्मा रिसर्च सेंटर जो आदित्य बना रहा है वो उसमें जुड़ा हुआ है। तो अगर ये परियोजना बनेगी तो भारत को भी इसका फायदा होगा, ठीक है। और क्यों इसमें लिखा हुआ है कि जैसे फिजन विखंडन प्रक्रिया आपको बताए थे पिछली बार, तो इसमें क्या है कि एक तो यूरेनियम बहुत कम मात्रा में, दूसरे रेडियो एक्टिव तत्वों का खतरा बना रहता है कि उसमें जो बाई प्रोडक्ट आते हैं उनको ज़मीन में उनको रिसाइकिल करना या उनको दबा देना, संरक्षित करना ताकि उसका प्रभाव लोगों तक न पड़े, बड़ा खतरनाक होता है। इससे जो प्रोडक्ट, जो इससे बायो प्रोडक्ट बनेगा वो रिन्यूएबल है, उसको कोई समस्या नहीं आती है, और परमाणु दुर्घटना का भी खतरा कम होता है। जैसे उसमें कोई ब्लास्ट हो गया तो बम की तरफ बन जाएगा, इसमें कोई खतरा होगा, जैसे ही वो जो चुंबकीय क्षेत्र हटेगा वैसे ही वो अपने आप रिएक्शन बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तो परमाणु बम बनने का खतरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, चलिए, थैंक यू।